नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात नोटों के खेल की। आज घूसखोरी के मामले में देश भर में ईडी ने 20 ठिकानों पर छापा मारा। इस छापेमारी के केंद्र में एक महिला आईएएस अधिकारी हैं। पहले पैसे का पूरा खेल देखिए और फिर खबर तो समझिए। इतना कैश की आंखें फटी रह जाएं। इतने पैसे की आंखें चौंधिया जाए। इतने नोट की गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ जाएं। अधिकारी के करीबी के घर नोटों का जखीरा। नोटों की इन गड्डियों को देखिए। जिंदगी में शायद ही कभी एक साथ इतने नोट देखने को मिले हों। 10, 20, 50, 100 की बात ही मत करिए। यहाँ सिर्फ 5-500 की गड्डियां पड़ी हैं। सौ और 200 की कुछ गड्डियां तो शायद कलर चेंज करने के लिए रखी गई हैं। देख लीजिए ध्यान से। एक एक नोट को गिनना तो बहुत दूर की बात है। हाथों से इन नोटों की गड्डियों को गिनने में भी कलाई मुचक जाएगी। इसलिए नोट के इस खजाने को खंगालने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वो धन कुबेर जिसके पास इतने सारे नोट पड़े हैं। मन में ये सवाल भी होगा कि नोटों का ये खजाना बाहर आया तो कैसे। कहाँ से आया ये पैसा? कहाँ से आया? इतना ह्यूज अमाउंट के पैसे की बरामदगी हुई है, कहाँ से हुई? ये सारे पैसे मेरे ही हैं। तो जान लीजिए, इस खजाने का खुलासा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी में हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुमन कुमार के आवास पर, जहां पर ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है और देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो निगरानी है ईडी की टीम है वो पहुंच चुकी है और एक एक चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। आप छापेमारी के केंद्र में है झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत आईएएस पूजा सिंघल और ये नोटों का खजाना पूजा सिंघल के करीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर से बरामद हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से जो खजाना मिला वो आपके सामने है। ये रुपए लाखों में नहीं करोड़ों में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से ईडी की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जब्त किया है। खनन विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर हुई इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो चलिए अब जरा ये भी जान ली कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की देश भर में 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। सुबह 7 बजे प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी और शाम तकरीबन 7:30 बजे 18 लोकेशंस पर चल रही छापेमारी खत्म हो जाती है। पूजा सिंघल के पति के सीए के घर से करीब 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश बरामद हुए। पूजा सिंघल के पति के चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां से अहम दस्तावेज मिलते हैं। ईडी ने पूजा सिंघल पर अवैध खनन के आरोपों पर छापेमारी की है। मनरेगा घोटाले में भी पूजा सिंघल पर संगीन आरोप लगे हैं। रांची में पंचवटी रेसिडेंसी, पल्स अस्पताल, हरिओम टावर में ईडी की छापेमारी हुई। पल्स हॉस्पिटल आईएएस पूजा सिंघल के पति चलाते हैं। दिल्ली, रांची, खूंटी, जयपुर, मुंबई, राजस्थान, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता और मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी की गई। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी यह छापेमारी हुई। पूजा सिंघल के ससुर आवास जहां पर रहते हैं वहां भी टीम पहुंची और छापेमारी को अंजाम दिया गया।
और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। पूजा सिंघल, जी हां, पूजा सिंघल झारखंड की आईएएस अधिकारी हैं। पूजा सिंघल साल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उनके पास उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार इस वक्त है। इसके साथ ही पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम, जिसे कि JSMDC के नाम से जाना जाता है, उसकी चेयरमैन भी हैं। ईडी सिंघल के खिलाफ शिकायत के आधार पर ही यह कार्रवाई कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया कि वो अपनी मर्जी से खनन के लिए ठेके अपने पसंद के ठेकेदारों को ही दे रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह शिकायत फरवरी 2022 में ईडी के पास दर्ज कराई थी। अब खनन लीज को लेकर सोरेन को निर्वाचन आयोग नोटिस जारी कर चुका है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ है। 2 मई को भारतीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नोटिस जारी किया था। यह नोटिस उनके खिलाफ एक खनन लीज पर पद का लाभ लेने के आरोप पर जारी हुआ था। अब आयोग ने सोरेन से सफाई मांगी कि उनके पक्ष में खनन पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों न की जाए। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो कहता है 1951 धारा 9A, जिसका उल्लंघन सीधे तौर पर इसे माना गया है। जाहिर है ये तमाम मामलों का कनेक्शन हो सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी जांच की जा रही है, लेकिन हर बिंदु से ये जांच का दायरा अब आगे बढ़ता जा रहा है और मुश्किलें आने वाले वक्त में जरूर खड़ी कर सकता है। काली कमाई का एक धन कुबेर बिहार में भी आज सामने आ गया। सहरसा मंडल कारा के अधीक्षक की बात करें तो उनके आवास पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष निगरानी की टीम ने दबिश दी। लाखों रुपए कैश के साथ करोड़ों की संपत्ति का पता चला। पूरी खबर देखिए और फिर समझिए। जेल अधीक्षक के ठिकानों पर छापा, 10 लाख से ज्यादा कैश बरामद, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। नोटों की इन गड्डियों को देखिए। 100, 200 और 500 की गड्डियों से ये टेबल सजा हुआ है। अब नोट के पीछे बैठे इस शख्स को देखिए। ये सारे पैसे इन्हीं के हैं, भले ही वो काली कमाई के हों। खैर, पहले नाम और काम जान लीजिए। नाम सुरेश चौधरी, पद सहरसा का जेल अधीक्षक। सुरेश चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप है आय से अधिक करीब 2 करोड़ रुपए जमा करने का। आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष निगरानी की टीम ने सुरेश चौधरी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। EOU की टीम ने सुरेश चौधरी के मुजफ्फरपुर के आवास और सहरसा के कार्यालय और आवास पर छापेमारी की। जेल सुपरिंटेंडेंट सुरेश चौधरी हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जो स्पेशल निगरानी यूनिट ने केस दर्ज किया है 6/22। उसी में माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार रेड छापामारी की जाए। सुरेश चौधरी के घर से जितनी संपत्ति का पता चला, उसको देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। सुरेश चौधरी के घर से 10 लाख से ज्यादा कैश, एक 2 मंजिला इमारत का पता चला, जिसकी कीमत 4 करोड़ से भी अधिक है। इसके अलावा 17 लाख रुपए कैश बैंक में जमा है। सुरेश चौधरी के आवास से प्लॉट के 15 डीड जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए से ऊपर है। यही नहीं, 30 से अधिक बैंक के खाते और फिक्स डिपॉजिट का भी पता चला है। अधीक्षक महोदय, छापेमारी हुई है, क्या लगता है, क्या मामला है? दुश्मनी साध रहा है लोग। कैसे लोगों पे आपको शंका है? हमारे जेलर साहब हैं। हालांकि सुरेश चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया है। अब सुरेश चौधरी चाहे जो कहे, लेकिन खुद सोचिए कि जिस अधिकारी ने 1 साल से अपना वेतन तक नहीं निकाला, उसका खर्च क्या बिना काली कमाई के चल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। जेल अधीक्षक की बात कर रहे हैं तो जेल अधीक्षक के जिम्मे पूरा जेल का प्रबंधन होता है। जेल का पूरा रखरखाव जेल अधीक्षक के पास ही होता है और जाहिर तौर पर जेल अधीक्षक ने पद का गलत इस्तेमाल किया, पद का दुरुपयोग कर अकूत कमाई की। रिश्वतखोरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुरेश चौधरी 1 साल से वेतन में अपने हाथ तक उन्होंने नहीं लगाया था।
मतलब साफ है कि घूस की इतनी कमाई कर रहे थे कि काम उनका इससे बखूबी चल रहा था। घूस के पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी कट रही थी। कैश के अलावा जेवरात, जमीन, कार और कई जगहों पर मकान होने का भी पता चला है। 15 अप्रैल को जेल विभाग के एआईजी रूपक कुमार के ठिकानों पर भी छापेमारी को अंजाम दिया गया था और छापेमारी के दौरान लाखों रुपए बरामद होने के साथ ही साथ वहां पर भी अहम दस्तावेज की बरामदगी हुई थी। यानी काली कमाई, अकूत कमाई की ये फहरिस्त जो है वो बड़ी लंबी है और एक एक करके अब तमाम नाम भी सामने आते हुए जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करेंगे नागरिकता कानून पर मचे घमासान की। तो सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, जिसे लेकर कल बंगाल में अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खत्म होते ही सीएए को जमीन पर उतार दिया जाएगा, जिस पर आज नीतीश कुमार ने अपना रुख साफ कर दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। बंगाल चुनाव के बाद गुरुवार को पहली बार अमित शाह बंगाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएए को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि भीषण गर्मी में सियासी तपिश और बढ़ गई। सुनिए सिलीगुड़ी में अमित शाह ने सीएए को लेकर क्या कुछ कहा था। मैं आज कहकर जाता हूँ, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देने ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला, इसमें आप कुछ नहीं बदल सकते हो। मतलब जैसे ही कोविड संक्रमण खत्म होगा, सीएए जमीनी स्तर पर लागू कर दिया जाएगा। गृह मंत्री शाह के इस बयान पर जब मीडिया ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा, तो नीतीश कुमार ने भी इसका जवाब कोरोना के कलेवर में ही दे दिया और कहा कि अभी तो कोरोना बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा है कि कोरोना काल के बाद सीए लागू किया जाएगा। अब देखिए ना, तो जो भी केंद्र का निर्णय होगा, और सबसे बड़ी बात है कि क्या चीज है, असल चीज है। अभी कोरोना का और बढ़ रहा है, समझ गए ना। तो हम तो ज्यादा चिंता हम लोग हैं कोरोना से लोगों की रक्षा करने का, लेकिन वो जो पॉलिसी की बात होगी तो उसको अलग से देखेंगे। हमने बाकी चीजों को अभी देखा नहीं। करीब 3 सालों पहले जब केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने की बात कही थी, तो पूरे देश में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, काफी विवाद भी हुआ था। इसके बाद ऐसा लगा कि सरकार फिलहाल इसे लागू नहीं करने वाली है, लेकिन अब फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे में इसे लागू करने की बात कहकर माहौल को गर्मा दिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब खबर तो समझिए कि जिस सीएए पर हंगामा मचा हुआ है वो सीएए आखिर है क्या। नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां यानी कि भारत में रहने की अनिवार्यता थी। इस नियम को आसान बनाते हुए नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल तक कर दिया गया। यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से लेकर 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। अब जरा इसे आसान शब्दों में समझें तो आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को और आसान बना दिया गया। मौजूदा कानून के तहत भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है
और उन्हें वापस उनके अपने देश भेजने या फिर हिरासत में रखने के प्रावधान हैं। लेकिन इसी सीएए को लेकर जैसे ही अमित शाह ने बंगाल में बयान दिया, अब उसके बाद इस पर सियासत गर्म हो गई है। बात करेंगे सियासत के एक और रुख की, जिसमें एंट्री के साथ ही कल पीके ने लालू और नीतीश के 3 दशकों के शासन को कटघरे में ले जाकर खड़ा कर दिया, जिस पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और साफ कहा कि मौजूदा वक्त में बयानों का नहीं, सत्य का महत्व है, जो बिहार में दिख रहा है। नीतीश जी के काल में आर्थिक विकास हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि सड़कें और बिजली बनी है, लेकिन ये सच्चाई है। तो दूसरी सच्चाई ये भी है कि इन सब के बावजूद बिहार आज सबसे पिछड़ा राज्य है। दूसरी पार्टियों के लिए रणनीति बनाने वाले पीके ने सियासत में एंट्री के साथ ही लालू और नीतीश के 30 सालों के शासन पर सवाल उठा दिया था, जिस पर 24 घंटे के भीतर सीएम नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए करारा जवाब दे दिया। क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सत्य का। तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। तो इन सब चीजों का तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि खुद ही करिए। हम लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं कि कोई क्या बोला है उसका हम जवाब दें, लेकिन ये तो आप स्वयं खुद जानते ही हैं, तो आप ही लोग बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। हम तो ये आग्रह करेंगे। दरअसल पीके आई पैक नाम की संस्था चलाते हैं, तकरीबन सभी बड़े दलों के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो फ्रंट फुट पर सियासी पारी खेलने की तैयारी में है। पीके की पॉलिटिकल एंट्री को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल कैसे देखते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। यह एक नया बिजनेस शुरू हुआ है। पहली बार है कि कोई राजनीतिक धंधेबाज जिसका धंधा राजनीति हो, वह अब आए हैं कि हम समाज के लिए काम करेंगे। तो राजनीतिक धंधेबाज हैं तो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैसे धंधा चलाना है, लेकिन यह एक अच्छा प्रयोग है कि जिसके लिए राजनीति धंधा हो वह राजनीति करे। तो देखते हैं। सुशासन पर पीके के सवालों का नीतीश कुमार और बीजेपी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उम्मीद है कि पीके की एंट्री पर सियासी पारा अभी और चढ़ेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब जरा खबर तो समझिए कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सत्य के महत्व वाली बात आखिरकार क्यों कही। राजद के कार्यकाल में 15 सालों तक बिहार को सिर्फ दाग मिले थे। कानून व्यवस्था की बात हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, रोजगार हो, आधारभूत संरचना, सभी मामलों में बिहार पिछड़ेपन की नजीर बन गया था। लेकिन 2005 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पुराने दागों को मिटाते हुए बदलते बिहार की तस्वीर साकार हुई। 2005 में बिहार महिला अपराध में 13वें स्थान पर बिहार था। आज बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द कायम है। आज प्रति व्यक्ति 1 लाख की अगर आबादी की बात करें तो प्रति 1 लाख की आबादी पर 115 पुलिस बल की संख्या है, जिसे और बढ़ाया जाएगा, जिसे बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोहराते रहे हैं। लोगों की प्रति व्यक्ति अगर आय की बात करें तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी पहले से काफी बढ़ी है, और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जो सत्य है वही शाश्वत है और लोगों को यह सच दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे के आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से मुलाकात की, और ये मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। मुलाकात की तस्वीर सौरव गांगुली के आवास की है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान शाह और गांगुली ने साथ में डिनर भी किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार और स्वप्नन दास गुप्ता समेत कई नेता आपको इन तस्वीरों में नजर भी आ रहे होंगे। यहां पर सबकी मौजूदगी थी। मुलाकात के दौरान गांगुली और अमित शाह बातचीत करते हुए भी दिखे। दोनों पक्ष इसे राजनीतिक मुलाकात नहीं बता रहे हैं। इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी सौरव गांगुली को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती थी।
मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL ने शुक्रवार को बीते वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 22.5% बढ़कर 16,203 करोड़ रुपए पर रहा है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का यह नेट प्रॉफिट 13,227 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18,549 करोड़ रुपए रहा था। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 के चौथी तिमाही में कंपनी की आय 2.07 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि इसी वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में यह 1.85 लाख करोड़ रुपए रही थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम का शुद्ध लाभ मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में करीब 24% बढ़कर 4,173 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में यह बात कही। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3,360 करोड़ रुपए था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।